शैला मुनीब को बार बार देख रही थी, यहाँ तक कि मुनीब जब नाश्ते से फारिग होकर कमरे में चला गया तो वो भी इसके पास आकर बैठ गई और मुनीब से बोली कि मुझे आपसे एक काम है, लेकिन बताते हुए शर्म आती है। मुनीब परेशान हो गया था कि शैला भाभी इससे आखिर क्या चाहती है। वो बार बार किसी काम के बहाने अंदर आती और मुनीब को अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट से नवाज कर चली जाती है। अभी रात थी तो मुनीब ने ज़िंदगी में पहली बार इतना का जायका चखा था। इसे समझ आ गई थी कि औरत के साथ सफ़र करने का क्या मज़ा होता है। इसलिए जब दोपहर तक शैला ने भी इसको बार बार देखना बंद न किया तो मुनीब भी इसमें दिलचस्पी लेने लगा। जब एक फल खुद चलकर इसकी तरफ आ रहा था तो इसे चखने से कोई मसला नहीं था। दोपहर का खाना तैयार था जब शैला कमरे में आई और मुनीब से कहने लगी कि जनाब खाना बन गया है, आप हमारे साथ खाना पसंद करेंगे या कमरे में ला दूँ। मुनीब बोला कि हम तीनों मिलकर ही खाएंगे। वैसे भी वो अर्चना के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन शैला भाभी की वजह से इसे मौका नहीं मिल रहा था। दोपहर का खाना खाकर मुनीब और अर्चना कमरे में आराम करने लगे, जबकि शैला घर से निकली और मोहल्ले के एक डॉक्टर के पास चली गई। इसे कोई ऐसी गोलियां चाहिए थी जिनको खाने वाला गहरी नींद सो जाए। और आज वो कुछ ऐसा करने जा रही थी कि इसका दिल बुरी धड़क रहा था। दूसरी जानिब हवेली के मुलाजिम बेचारे हर तरफ भाग फिर रहे थे, लेकिन मुनीब और अर्चना इनको कहीं नजर नहीं आए। कुछ तो दूर दूर तक भी जाकर इनको ढूंढ रहे थे, लेकिन खासकर चौधरी मुदस्सिर का दस्त रास्त कालू उस्ताद वो मुनीब को पकड़ने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। इसने मुदस्सिर से कहा था कि फिक्र ना कर, जल्दी ही वो इसका कोई सुराग लगा लेंगे और फिर इसका अंजाम ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। कालू उस्ताद चूँकि चौधरी मुदस्सिर का खास तरीन बंदा था, इसलिए इसे भी मालूम हो गया था कि मुनीब अकेला नहीं भागा था, बल्कि छोटी चौधरानी अर्चना को भी साथ ले गया था। इसलिए कालू उस्ताद ने चौधरी मुदस्सिर के सामने कसम खाई थी कि जैसे ही मुनीब मिला है मैं इसकी नज़रों के सामने इसकी बहन सोबिया को बेआबरू करूँगा। लेकिन मसला तो ये था कि सोबिया का भी कुछ आता पता नहीं था। कालू उस्ताद के ख्याल में भी वो इनके साथ फरार हो गई थी, जबकि सोबिया इसी गांव में सच्चे के पीके के घर इसकी नलके का पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। सोबिया के लिए सब कुछ बिल्कुल नया था, इसे काम करके अजीब सा मज़ा आ रहा था। चंद दिन गुजरे थे तो पीके की हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। इसका जिस्म अकड़ रहा था। वो समझ गया कि अब सोबिया को इसकी मेहनत का फल मिलने वाला है। इसने सोबिया से कहा कि थोड़ी संभल जाओ, फिर न कहना कि बताया नहीं था। लेकिन सोबिया क्या समझती, इसको खुद भी नहीं मालूम था कि इसके साथ क्या हो सकता है। वो पंजों के बल नीचे बैठी थी और चाचा फीका खड़ा हुआ था। अचानक इसके नलके से गर्म पानी की फुहार निकली और सोबिया के चेहरे को तर कर गई। वो घबरा कर उठी और हैरान से फीका को देखने लगी, जबकि फीका तो खुद अपने हवास में नहीं था। सोबिया कहने लगी कि चाचा तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि सब होने वाला है, देखो पानी फेंकने से मेरा चेहरा तर कर दिया है। फीका कहने लगा कि मैंने तो कह दिया था कि थोड़ा संभल कर बैठो, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि नलके से पानी फूटने वाला है। सोबिया उलझन हो रही थी, पानी ने इसका काफ़ी सारा काम ख़राब कर दिया था। इसने फीके से कहा कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फीका मुस्कुराते हुए कहने लगा कि कोई बात नहीं, मेरा काम तो निकल चुका है, अगर तुमको मेरी ज़रूरत हुई तो तुम खुद ही मेरे पास आ जाओगी। सोबिया वाशरूम में घुस गई और अपने चेहरे को साबुन से अच्छी तरह धोने के बाद थोड़ा सा सुकून का सांस आया। वो भी हैरान थी कि सब हुआ क्या है। इसका मासूम ज़हन इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि ऐसा भी हो जाता है। फीका तो पुरसुकून होकर लेट गया था, लेकिन सोबिया का चस्प अभ्यास की शक्ल से तैयार कर दिया था, जो बढ़ती ही जा रही थी। फेंके में तुमको इतनी आसानी से सोने तो नहीं दूंगी, मुझे भी सुकून करके तुम इतने आराम से कैसे सो सकते हो। सोबिया काफ़ी ज़्यादा तलब हो रही थी, इसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करे और फीके के पास जाकर इसको क्या बताए कि वो क्या चाहती थी। हाँ, वो इतना समझ चुकी थी कि जब से नलके से पानी निकल चुका था फीके को तब से इसकी ज़रूरत नहीं रही थी। लेकिन सोबिया को तो अब फीके की पहले से बढ़कर ज़रूरत थी, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहती थी। इसकी कश्ती अभी तक वैसी ही थी, छोटी सी और तंग ढाने वाली। अब तक फीका इसमें सवार नहीं हो सका था। सोबिया ने एक हाथ नीचे किया और अपनी कश्ती के किनारों पर फेरने लगी। इसको ऐसा करने के काफ़ी अच्छा लग रहा था, बस वो इतना सोच रही थी कि फीके का परिंदा कश्ती में कैसे दाखिल हो सकेगा। वो कश्ती के दाखिली रास्ते को छोड़कर देख रही थी, जो बिल्कुल छोटा सा था, जबकि फीके का परिंदा खासा बड़ा था। इसे लग रहा था ये काम मुश्किल से ही मुकम्मल होगा, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। और सोबिया ने कोशिश शुरू भी की थी, लेकिन इसका नतीजा निकला था वो इसकी सोच के मुताबिक नहीं था। वो उठी और फीके के पास जाकर बैठ गई। इसे मालूम था फीका इसको महसूस नहीं करेगा। शाम ढलने लगी थी। नींबू रचना का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला था। मुझ चौधरी बशीर एक तो पहले ही बीमार रहता था, ऊपर से बेटी के भागने का जानकर वो बहुत बिल्कुल ही ढहसा हो गया था। इसकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी। हवेली का खास मुलाजिम करीमदाद भाग कर गया और गांव के इकलौते डॉक्टर को बुला लाया। इसने चौधरी बशीर का अच्छे तरीके से मुआयना किया और कहा कि इनका दिल का मसला लग रहा है। डॉक्टर ने कहा कि चौधरी साहब के दिल की धड़कन बहुत सुस्त हो गई है, बेहतर यही होगा कि इनको जल्दी से
किसी करीबी लेकिन अच्छे अस्पताल में ले जाया जाए। सऊदी नज़दीक तो हवेली में मौजूद नहीं था, इसलिए काम करीम डार को खुद ही करना पड़ा था। इसने एक नाज़िम को साथ लिया और चौधरी बशीर को गाड़ी में डालकर शहर का रुख किया। चौधरी बशीर की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, वो वहाँ बंद आँखों से अपनी सारी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ा रहा था। इसे एक ज़्यादती याद आ रही थी जिसने ताकत के नशे में गरीब लोग से की थी। इसको वो मुजालिम याद आ रहे थे जिसने मजबूर और गरीब खारंदों पर किए थे। इसने अपनी जवानी का सारा ज़माना ऐशी करते गुजारा था। इसकी अपनी बेगम रिहाना बहुत सी नेक और अच्छी खातून थी। इसकी बेटी इस्ना भी अपनी माँ पर ही गई थी, लेकिन अब जो वो घर छोड़कर गई थी तो चौधरी बशीर को यकीन था कि इसमें कसूर इसकी मरहूम बेगम की परवरिश का नहीं है, बल्कि खुद उसके अपने गुनाहों का है जो मकाफात अमल बनकर इसके सामने आ रहे थे। इसे याद आ रहा था कि गाँव की शायद ही कोई शरीफ औरत हो जिसे इसने अपनी ताकत और जवानी के नशे में जलील न किया हो। इसने जवानी के दौर में इतनी मजबूर औरतों से फ़ायदा उठाया था कि गाँव की औरतें इसकी इज्जत नहीं करती थी, बल्कि इससे डरती थी और जहाँ से वो गुजरता औरतें अपना रास्ता बदल लेती थी। चौधरी बशीर की दिल की धड़कन डूबती जा रही थी। इसकी सारी ज़िंदगी के कारनामे इसकी आंखों के सामने एक फिल्म की मानंद चल रहे थे। इसने मरने से पहले अपनी लाडली और इकलौती बेटी के एक गरीब लड़के के साथ घर से भागने का मंजर देख लिया था। इसे अफसोस हो रहा था कि इसने अपने बेटे की अच्छी तरबियत क्यों न की, इससे अपना जैसा ही क्यों बनाया। दौलत और मर्तबा जब किसी को मिलता है तो वो इसके ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश होती है, लेकिन चौधरी बशीर इस आजमाइश में बुरी तरह नाकाम रहा था। जब करीमदाद की गाड़ी शहर के बड़े प्राइवेट अस्पताल के गेट में दाखिल हुई तो चौधरी बशीर का सर एक तरफ को ढलक चुका था। करीमदाद गाड़ी भगाता हुआ जब शहर के बड़े अस्पताल में पहुंचा तब तक चौधरी बशीर का सर ढलक चुका था। दूसरों की बहन बेटी की इज्जत से खेलने वाला अपनी बेटी के भागने